हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं NCERT विद आशीष। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो आज हम आपको बताएंगे NCERT क्लास 6 चैप्टर 15 विज्ञान। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको विज्ञान आज बताऊंगा। चैप्टर है आपका 15, अध्याय 15, हमारे चारों ओर वायु। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे हमारे चारों ओर वायु, ये आपका अध्याय का नाम है। और अध्याय 9 में हमने यह सीखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपका चैप्टर ये स्टार्ट होता है। अब अध्याय 9 में हमने यह सीखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। अध्याय 9 में हमने देखा था कि हमें वायु की, हम सब जीवों को जो जिनमें जान होती हैं उन सबको वायु की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा वायु को, हवा को आपने कभी देखा नहीं होगा। लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है बच्चों की वायु की जो उपस्थिति होती है वो हमें पता चल जाती है अनुभव करने से। जैसे कि आप इसे तब अनुभव कर सकते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि वायु है। आप इसे देखे नहीं होंगे, महसूस किए होंगे, अलग अलग कई तरीकों से महसूस किए होंगे। हमें कैसे पता चलता है वो हमने देख लिया। आगे एक और उदाहरण दिया हुआ है कि पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज़ करने लगते हैं। मतलब जैसे ही हम लोग कभी पंखे को स्टार्ट करते हैं तो खुली हुई किताब जो होती हैं उनके जो पन्ने होते हैं वे फड़फड़ाने लगते हैं और आवाज़ करने लगते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वायु होती है। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। तो बच्चों, हवा के बहने के कारण ही जो आपकी पतंगे होती हैं उनका उड़ना संभव हो पाता है, पॉसिबल होता है। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 3 याद है? आपको अपने अध्याय 5 में जो क्रियाकलाप 3 था, आप उसमें याद कर रहे होंगे अभी कि आपने वहाँ पे एक उदाहरण देखा था, रेत और बुरादे को निष्वापन द्वारा अलग किया था। अब रेत क्या होता है? बालू होता है। और बुरादा लकड़ी का होता है बच्चों, लकड़ी या किसी अन्य चीज़ों का जो हल्की होती है। तो बुरादे और रेत को जब हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो उसको हवा के माध्यम से कुछ ऊंचाई से गिराने पर निस्वापन द्वारा उसको अलग कर दिया जाता है, जिसको आम भाषा में ओसाना भी बोलते हैं बच्चों। जैसे आपने देखा हुआ उदाहरण के तौर पर कि धान को ओसा करके उसको अलग किया जाता है, तो वो भी एक निष्पापन विधि होता है। बेसिकली यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है रेत और बुरादे का। तो निष्पापन विधि द्वारा बहती हुई वायु के माध्यम से हम लोग दो अलग चीज़ों को अलग अलग करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय हवा जो होता है बहुत तेज गति से चलता है, वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है। कभी कभी क्या होता है, यह पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती है। तथा आपने देखा होगा कि छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उड़ा कर ले जाती है बहुत तेज गति से हवा चलने पर बच्चों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? जी हाँ, वही जो आपने चॉकलेट वगैरह या मेले में जो घिरनियाँ मिलती हैं बच्चों, उन्हीं को यहाँ पे फिरकी का नाम दिया गया है। तो आपने फिर हमें उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे फिरकी क्या होती है, आप सब ने खेला भी होगा। तो अलग अलग टाइप्स की फिरकियाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में बच्चों। ये टॉफ़ी वाले में मिलता है हमें, शायद ये भी मिल जाते हैं। और अलग अलग टाइप्स की फिरकियाँ मिल जाती हैं बच्चों। कभी कभी तो हमारे गाँवों में आम की पत्तियों से भी फिरकियाँ बना ली जाती हैं। और जैसे ही हम लोग उसको हवा के माध्यम
में लाते हैं, उसको बीच में ले जाते हैं तो वह उड़ती हुई घूमती हुई हमें दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो यहाँ पे दिखाई जा रही हैं फिरकियाँ, ये और कुछ नहीं घिरनियाँ ही हैं। अच्छा, यहाँ क्रियाकलाप एक दिया है बच्चों। क्रियाकलाप का मतलब होता है किसी एक छोटा सा कोई भी चीज़ बना लेना। जैसे कि यहाँ पे जो फिरकियाँ दिखाई गई हैं, इस क्रियाकलाप में फिरकी बनाने का ही तरीका बताया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कागज़ की फिरकियाँ बनाई गई हैं डंडी के सहारे। तो देखते हैं कैसे यहाँ पे बताया गया है। तो क्रियाकलाप ये एक है बच्चों। तो आइए चित्र 15.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग 15.2 में फिरकी बनाने का तरीका कैसे बताया गया है। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा फिरकियाँ बनाना। फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। जी हाँ, यहाँ पे फिरकियाँ आपको बना ली गई हैं दोस्तों, बस इसे अलग अलग दिशाओं में इसको रखना है। जैसे आप अलग अलग दिशाओं में रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपका फिरकी है। ये बनाने का तरीका था और ये फिरकी बन के तैयार हो गया है। अब जैसे ही इसको अलग अलग दिशाओं में आप रखिएगा बच्चों, तो आगे पीछे कीजिएगा, इसे आगे पीछे कीजिए, देखिए क्या होता है। फिरकियाँ घूमती है, जो घेरनी होती है घूमने लगती है। इसे कौन घुमाता है? अब आपके मन में क्वेश्चन तो आता ही होगा, प्रश्न आता होगा कि ये क्यों आखिर घूम पा रही है। तो इससे हमें पता चलता है बच्चों कि इसे वायु ही घुमा रही है, हवा ही घुमा रही है। तो क्या आपने कभी घिरनी को घुमाया है? हम उम्मीद करते हैं कि आप कभी न कभी ज़रूर घिरनी को घुमाए होंगे हवा में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों कि क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा है? बच्चों, यहाँ पे वात सूचक और कुछ नहीं होता है, यह एक हवा की दिशा बताने का एक यंत्र होता है जिसको ऊंचाइयों पर लगा दिया जाता है। ये एक यंत्र होता है बच्चों, वात सूचक इसका नाम होता है। ये हवा की दिशा बताती है बच्चों। यदि यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है, उसी दिशा में रुक जाएगा बच्चों जिस दिशा में ना हवा चल रही होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका 15.1 आपका टॉपिक आ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पढ़ना ये है बच्चों कि क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है। अब 15.1 में क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि क्या हवा जो है हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित होता है। चलिए आप अपनी मुट्ठी बंद करिए। आप मुट्ठी बंद करके देखिए इसके अंदर क्या है। आप कहिएगा कि कुछ नहीं है। अब इसका पता लगाने के लिए ना एक और क्रियाकलाप करना है, क्रियाकलाप 2। अब क्रियाकलाप 2 में ये करना है कि कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए। हाँ, वही बच्चों जो शीशे का जो बोतल होता है वही वाला। तो आपको एक शीशे का बोतल लेना है। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है? उसको देख लीजिए कि वो खाली है कि नहीं। तो कांच की बोतल लेना है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या यह वास्तव में खाली है या इसके अंदर कुछ है। अब इसे उल्टा कीजिए। अब उसको चलिए उल्टा करके देख सकते हैं आप। क्या अब इसके अंदर कुछ है? अब जैसे उल्टा करेंगे आप तो क्या उसके अंदर कुछ होगा? तो हाँ, होता है दोस्तों, हवा होता है। कभी भी कोई भी चीज़ खाली नहीं होता दोस्तों, उसमें हवा होता ही होता है, हर जगह हवा प्रेजेंस होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसी क्रियाकलाप को हवा की उपस्थिति को दिखाने के लिए एक क्रियाकलाप किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक खाली बोतल को लिया गया है और ये एक आपका बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है और इसमें ना बोतल के मुख को उल्टा करके पानी में डुबोया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जब सीधा सीधा पूरा देख सकते हैं बच्चों, ये जब सीधा सीधा डुबोया गया है तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, पानी वगैरह भी अंदर इसके अंदर नहीं जा पा रहा। लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा तिरछा किया गया है, इसके अंदर पानी अंदर जाने लगता है। क्यों आखिर जाने लगा? क्योंकि जो ये हवा था अंदर बोतल में,
तिरछा करने की वजह से ना ये बाहर निकलने लगा, और जैसे ही हवा बाहर निकला वैसे ही पानी अंदर इसमें बॉटल में भरने लगा दोस्तों। तो यहाँ पे समझाया गया है आपको कि एक खाली बोतल भी खाली नहीं होता है, उसमें हवा की उपस्थिति होती ही होती है। तो एक खाली बोतल से प्रयोग, अब देखते हैं बच्चों की बुक्स हमें क्या बताता है। अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र 15.4 के अनुसार डुबाएं। आप देख सकते हैं कैसे डुबाना है, आप चाहें तो इसके क्रियाकलाप को करके देख सकते हैं। बोतल के मुख मतलब मुंह को पानी से भरी हुई बाल्टी को उल्टा करके डुबाना है। बोतल को ध्यान से देखना भी है बच्चों, क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है। तो जब तक आप सीधे सीधे डुबाएंगे बच्चों, तब तक ये पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। जैसे ही आप बोतल को तिरछा करेंगे, क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है। क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है। क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था। जी हाँ, आप सही हैं, हवा था। हाँ, आप सही हैं, यह वायु है, हवा है जो बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं होती है बच्चों। और जैसे ही हम बोतल को तिरछा करते हैं तो यह बुलबुले के रूप में बाहर आती है, और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी बोतल में भर जाता है बच्चों। यह क्रियाकलाप दिखाता है, दर्शाता है कि वायु जगह घेरती है, स्थान घेरती है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित होती है बच्चों, हमारे चारों ओर, आसपास चारों ओर। वायु का कोई रंग भी नहीं होता है बच्चों, हम इसके आर पार देख भी सकते हैं, क्योंकि यह पारदर्शी होती है। और पारदर्शी किसे कहा जाता है, जिनके हम आर पार देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके आर पार देख सकती है, पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली सी परत से घिरी हुई है। आपको पता ही होगा, आपको पता होगा बच्चों की हमारी जो पृथ्वी है वह वायु की पतली सी परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। मतलब कि जो हवा का परत है बच्चों, पृथ्वी के सतह से, मतलब पृथ्वी के जहाँ तक पृथ्वी है, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं बच्चों, यहाँ से कुछ कई किलोमीटर ऊपर तक, लगभग बच्चों 21 किलोमीटर तक, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, हमारी पृथ्वी से 21 किलोमीटर ऊपर तक हवा की परत है, पतली परत है। और इसी पतली परत को ना वायुमंडल बोल दिया जाता है बच्चों, इसको याद रखिएगा, वायुमंडल बोल दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है बच्चों 15.5 में, कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पर्वतारोही बच्चों उन्हें कहा जाता है जो पहाड़ों पे चला करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं। जो पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं उन्हें पर्वतारोही कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे, कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं बच्चों, तो वायु जो होती है, हवा जो होती है, कम होती जाती है।
क्या अब आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? तो हाँ, हमें इससे पता चलता है कि जैसे ही वो ऊपर जाएंगे पर्वतारोही, उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी, इसलिए वे अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं बच्चों। अब 15.2 में क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों कि वायु किससे बनी हुई है? वायु किससे बनी हुई है? तो 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। 18वीं शताब्दी तक बच्चों, जो पुराने टाइम के लोग थे, वे ऐसा सोचा करते थे कि वायु जो है ना एक ही पदार्थ की बनी हुई है। और आपको पता होगा बच्चों, पदार्थ किसे कहते हैं? तो कोई भी चीज़ ना, दुनिया की कोई भी चीज़, वो सारी चीज़ें पदार्थ से ही बनी हुई होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनका तत्व अलग अलग हो, परंतु वो बनी हुई होती है पदार्थ ही से। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या था बच्चों कि वायु किससे बनी हुई है? तो 18वीं शताब्दी तक लोग ये सोचा करते थे कि वायु एक ही पदार्थ की बनी हुई है, लेकिन प्रयोग किया गया और चेक किया गया, तो और चेक से ये पता चला गया, प्रयोग से ये पता चला कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु जो है ना अनेक गैसों का एक मिश्रण है। अनेक गैसों का बच्चों, अनेक गैसों का, एक गैसों का नहीं, अनेक गैसों का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ऑक्सीजन और इन सारी चीज़ों को मिला करके वायु बनती है। तो हवा जो होती है ना, उनमें कई अलग अलग प्रकार की गैसें मिक्स हुई होती है, मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। अब चलिए आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा इसमें कि आखिर हवा में कौन कौन गैसों का और कौन कौन मुख्य अवयव हैं, उनके बारे में पता चलेगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों जल वाष्प। हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। हमने पहले भी पढ़ा है बच्चों कि वायु में, हवा में ना जल की मात्रा होती है वाष्प के रूप में। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल ठंडी होकर संघनित हो जाती है। और हमें ये भी पता है बच्चों कि जो गर्म वायु होती, मतलब वायु जो होती है, उनमें जो जलवाष्प की मात्रा होती है, वे ठंडी चीज़ों से टकराकर या उनके संपर्क में आने से ना संघनित हो जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर के वे अपने रूप में वापस आ जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रकृति में न बच्चों जल चक्र के लिए मतलब कि बारिश हो, फिर धूप हो, फिर ठंडी हो, ये चीज़ें होना ना जल चक्र के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है। जल चक्र बच्चों, जैसे समुद्र से पानी गर्म हुआ, फिर वापस वो भाप बनकर ऊपर गया, फिर ऊपर जा कर के वो बादलों के रूप में, फिर ठंडे होकर के बारिश के रूप में, फिर वापस पानी नीचे बरस जाती है, तो इसी को जल चक्र बोला जाता है। यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ने के लिए मिलेगा आगे कि कैसे आखिर जल चक्र का चित्र वगैरह सारा कुछ मिलेगा बच्चों। अभी हमें बस इतना ही जानना है कि प्रकृति में जो जल चक्र है, मतलब बार बार जो बारिश की प्रक्रिया होती है, वो जलवाष्प का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जलवाष्प नहीं बनेगा तो जल चक्र सारा गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। ये ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ, नाइट्रोजन का कहलाता है। अब कुछ वायु में कुछ अवयव होते हैं बच्चों। अवयव मीन्स और भी अलग अलग
तरीके की गैसेस होती हैं हवा में, जैसा कि आपको हमने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि। तो वायु का एक बड़ा भाग है जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ, नाइट्रोजन कहलाते हैं। यहाँ पे एक क्रियाकलाप है बच्चों, इनको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। क्रियाकलाप 3, यहाँ ऑक्सीजन के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि वायु में अलग अलग टाइप की गैसेस होती हैं, तो सबसे पहला हम लोग ऑक्सीजन को देखेंगे कि ऑक्सीजन जो होता है हवा में होता है या नहीं, उनका क्रियाकलाप देखेंगे। तो हम सबको पता है कि होता है, लेकिन हमें इसका एक्सपेरिमेंट देखना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल पे मोमबत्ती को जलाया गया है और फिर वापस एक कांच का गिलास लिया गया है और इसको ढका गया है। देखते हैं आगे क्या बताया गया है। क्रियाकलाप 3 में ये बताया गया बच्चों ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन है जो हम सारे जीवों को चाहिए होता है। क्रियाकलाप 3, अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगाएं। अपने टीचर और शिक्षक की सहायता से बच्चों एक टेबल पर ना एक समान लंबाई की, बराबर लंबाई की 2 मोमबत्तियों को मेज पर लगाना है और उसे जला लेना है। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा रख देना है। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखना भी है बच्चों। क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती है या बुझ जाती है? आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका कारण क्या हो सकता है? जैसे ही हम लोग एक मोमबत्ती को ग्लास से ढकेंगे और दूसरी मोमबत्ती को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो देखेंगे कि जो ग्लास से ढका हुआ मोमबत्ती होता है बच्चों, वह बुझ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर विचार करना है आपको। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ग्लास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक, मतलब वायु में जो मिश्रण होती है अलग अलग टाइप की गैसें, जो ऑक्सीजन होती है, वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायता करती है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। इसलिए उसमें जो भी घटक होगा, वो घटक तो ऑक्सीजन है ही, तो जो भी घटक होगा वो जलने में सहायता करती रहती है, इसलिए दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है, तो वही ऑक्सीजन कहलाता है। तो हम लोग तो पहले से ही जानते हैं। इस वजह से दूसरी मोमबत्ती जो ग्लास से हमने ढका था, पहली मोमबत्ती, वो बुझ जाती है इस कारण से क्योंकि जब तक उसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहती है तब तक वो जलती रहती है। जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हुई वह बुझ जाती है। दूसरा अवयव हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नाइट्रोजन के बारे में। हमने तो ऑक्सीजन को देख लिया कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उसको प्रूव भी कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन, ये सेकेंड है आपका नाइट्रोजन। दूसरा, तो मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है। यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ, नाइट्रोजन कहलाता है। तो जैसे ही हम लोग पहली मोमबत्ती जो ग्लास से हमने ढका था वो बुझ जाती है, उसके बाद और भी गैसेस उसमें हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि गैसेस सारी खत्म हुई है, लेकिन वो गैसेस जो मोमबत्ती हो है उनको जलने में सहायक नहीं है। तो जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है बच्चों, उसको नाइट्रोजन कहलाता है, वो नाइट्रोजन कहलाता है। अब थर्ड गैस है यहाँ पे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने कभी घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा जमा होने के कारण हुई है, जो लगातार किसी वस्तु को जलने के कारण बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कभी कभी आपने बच्चों किसी कमरे में घुटन महसूस की होगी, मतलब ऑक्सीजन का कमी महसूस किया होगा, आपको घबराहट होने लगी होगी।
तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि उस कमरे में ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा मात्रा में जमा हो गया होगा लगातार किसी वस्तु को जलने के कारण, इसलिए। तो हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है बच्चों, इसको याद रखें। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष या सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। गाँव में बच्चों आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम में या फिर हाँ ज़्यादातर गर्मियों के टाइम में ही बहुत सारे अपने फसलों के खेतों में मतलब पुआलों वगैरह में आग लगा कर के सूखी पत्तियों को जलाया जाता है। ये गलत है बच्चों, क्योंकि ऐसा करने से हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी हमने 3 टाइप्स की गैसेस देखी बच्चों, कौन कौन? तो सबसे पहला ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों जो गैसेस हैं बच्चों, ये हमारी हवा में मौजूद रहने वाली अवयव हैं, घटक हैं। और भी गैसेस होती हैं बच्चों, सल्फर भी होती हैं, तो वो बड़े क्लास में पढ़ना है, अभी नहीं। आगे की कक्षाओं में हम लोग उसको अध्ययन करेंगे। धूल तथा धुआं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है बच्चों धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। तो ईंधन, फ्यूल जिसको बोला जाता है बच्चों, ईंधन वो होता है जिनको जलाने से हमें पावर्स वगैरह मिल जाती है किसी भी काम को करने के लिए, मशीनरी वगैरह में। तो ईंधन और पदार्थों को जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है, आप सभी को पता होगा। जैसे कि कोयल, पेट्रोल वगैरह जलाने से हमें, ईंधन जलाने से, पदार्थों को जलाने से धुआं उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं। तो जैसे हम लोग जलाते हैं तो उसमें कुछ गैसेस भी होते हैं जो हानिकारक होते हैं बच्चों, और कुछ सूक्ष्म धूल होते हैं, मतलब छोटे छोटे धूल के कण भी होते हैं बच्चों। यह प्रायः हानिकारक होते हैं, मतलब इनसे हमें नुकसान पहुंचते हैं बच्चों। इसके कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियों को देखते होंगे, जो हानिकारक गैसेस होती हैं, जो जलने, फ्यूल और पदार्थों को जलने के बाद जो निकलती हैं बच्चों। तो आपने देखा होगा कारखानों के ऊपर, फैक्ट्रियों के ऊपर, क्योंकि वो उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ईंधन जलाया जाता है, तो उनसे हानिकारक गैसेस और सूक्ष्म धूल निकलती हैं बच्चों। और चिमनियों में भी देखा होगा आपने, ये चिमनियाँ हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती है। मतलब चिमनियाँ आप देखे होंगे बच्चों की ऊपर तक होती हैं, तो उससे तो हमारे नाकों से तो दूर तक चले जाते हैं, लेकिन आकाश में कहीं ना कहीं वे रह ही जाते हैं चारों तरफ फैल करके, जिस वजह से उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक चले जाते हैं, और वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं, और उस वजह से पक्षियों की मृत्यु भी हो जाती है बच्चों, जो कि ये नुकसान है। तो वायु में धूल के कण भी हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो धूल और धुआं दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया। तो धूल और धुआं जो ईंधन को जलाने से हमारे वातावरण में फैलती है और उसको दूषित करती है, तो ये है धुआं। अब क्रियाकलाप 4 यहाँ पे दिया गया है बच्चों। आपने विद्यालय घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए, सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दे तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दे। जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे और खिड़कियों को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का प्रकाश जो होता है एक पतली सी झिर्री द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक देखिए, ध्यान से उन्हें देखना है बच्चों। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो खपड़े वाला मकान होता है, ऊपर से आप देखे होंगे एक छोटी सी छेद से सूर्य की जब रोशनी आती है तो उनको ध्यान से आप गौरपूर्वक देखेंगे तो उनमें कुछ उड़ती हुई चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। वे और कुछ नहीं होती हैं बच्चों, वे धूल के कण ही होते हैं जो उड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं।
इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। दरवाजा बंद किया गया है बच्चों, लेकिन बाहर से सूर्य की रोशनी आती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इनमें ना गौर से आप देखिएगा ना, इसके अंदर, इनके अंदर तो जिग जैग मोशन में कुछ उड़ती हुई धूल की कण आपको दिखाई पड़ेंगी बच्चों। तो वायु में धूल के कणों की उपस्थिति ये दिखाता है बच्चों। सूर्य के प्रकाश में अवलोकन करना मतलब देखना गौर से। तो आगे बढ़ते हैं। क्या यह आप देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं। वही मैं बताया बच्चों, जिग जैग मोशन में। जिग जैग मोशन बच्चों ऐसे होता है। तो बहुत तेजी से इधर से उधर कण मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं, घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। 15.7 में ये कण क्या है? ये कण क्या है बच्चों? ये कण क्या है? क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है आपको। अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य की प्रकाश किरण पुंजों को भी देखा होगा। पेड़ पौधों पे देखे होंगे बच्चे, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके नीचे भी सूर्य की रोशनी जो आती है, किरण पुंज आती है, उनमें देखा होगा। गौर से वहाँ पर भी देखिएगा तो आपको धूल कण नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं, नाचते हुए प्रतीत होंगी। वही जिग जैग मोशन में बच्चों नृत्य करते हुए मीन्स नाचते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, प्रतीत होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। यह दर्शाता है, यह दिखाता है बच्चों कि हवा में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। तो हवा में जो धूल के कण होते हैं बच्चों, वो समय तथा जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब जहाँ पे कम धूल वाले जगह है, वहाँ पे कम आपको दिखाई पड़ेंगे वायु में धूल के कण, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे जंगलों में जो सूर्य की रोशनी नीचे पेड़ों से छन के आती हुई दिखाई पड़ती है, उनमें आप देखिएगा बच्चों तो कम दिखाई पड़ेगा। लेकिन आप वही चीज़ शहरों में जो छतों या घरों से निकलने वाली रोशनी आती है, उनमें देखिएगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो समय और जगह के हिसाब से धूल के कण अलग अलग आपको दिखाई पड़ेंगे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। स्थान के साथ बदलते रहते हैं, इसीलिए बच्चों शहरों में चलते समय या शहरों में ट्रैफिक की वजह से या फिर गाड़ियों की ज़्यादा आवागमन की वजह से हमें नाक पर रुमाल लगाकर चलना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे धूल कण हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है बच्चों। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं बच्चों। जब भी हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो वायु अंदर लेते हैं, ये सबको पता है। तो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक के छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। तो हमारे नाक के अंदर बच्चों छोटे छोटे बाल होते हैं, वे ना धूल के कण को अंदर जाने से रोकते हैं। और एक और चीज़ होती है श्लेष्मा, ये पतली परत होती है, ये भी रोकती है। दोनों मिलकर के धूल के कण को और धुआं को भी रोकने का काम करती है।